खबरों से आगे में आज शाम उसामा बिन लादेन की हलाकत के 1 साल बाद अफगानिस्तान देरपा अमन के कितना करीब है। जिस्मानी माजूरी के बावजूद मार्शल आर्ट्स में अपना लोहा मनवाने वाले एक बाहिम्मत शख्स से मुलाकात और भारत के शहर जयपुर में बनने वाली एक मुनफरिद अंग्रेजी फिल्म का रिव्यू। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से ये है प्रोग्राम खबरों से आगे और मैं हूँ सारा जमान। आज का शो हम शुरू करेंगे एक ऐसे मौजू से जिस पर इस वक्त हर टीवी चैनल पर बात हो रही है, लेकिन हम आपके लिए लाए हैं उसका एक मुख्तलिफ पहलू। अमरीकी हुकूमत ने उसामा बिन लादेन के कंपाउंड से हासिल होने वाली बहुत सी दस्तावेज़ात में से कुछ शाया कर दी हैं। अलकायदा के मंसूबों और उसकी सलाहियतों पर तो हर जगह बात की जा रही है, लेकिन इन्हीं डॉक्यूमेंट से एक और दिलचस्प बात भी सामने आई है और वो है अलकायदा की इंटरनेशनल मीडिया स्ट्रैटेजी। और इसी पर हम मज़ीद बात करेंगे आयशा तंजीम से। आयशा, वेलकम टू द शो। ये बताइए किस तरह अलकायदा यूज़ करना चाह रही थी एट दैट टाइम इंटरनेशनल मीडिया को? ये सारा बहुत दिलचस्प बातें सामने आई हैं। एक ख़त है जो जनवरी 2011 में लिखा गया है। अलकायदा के अमरीकी तर्जुमान है एडम गडान। प्लानिंग हो रही है जो 11 सितंबर के हमलों की 10th एनिवर्सरी है, यानी कि सितंबर 2011 की। उसमें फॉक्स न्यूज़ उन्हें बहुत बुरी लगती है, कहते हैं उनको तो हम हरगिज़ अपना कोई पैगाम नहीं देंगे। CNN के बारे में उनका ये ख्याल है, बाकायदा एनालाइज किया उन्होंने हर मीडिया का कि CNN जो है वो हुकूमत का साथ बहुत लेता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ABC, NBC, CBS जो अमेरिका के 3 बड़े नेटवर्क्स हैं वो मोर और लेस इक्वल हैं। बिन लादेन शायद CBS को कोई इंटरव्यू भी देना चाहते थे, तो उनका ये कहना था, मिसाल के तौर पे एडम गडान ने ये कहा है कि वैसे तो कोई भी चैनल शायद उसामा बिन लादेन का पूरा प्रोग्राम ना चलाए, लेकिन अगर हम किसी चैनल को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दे दें 10 साल में पहली दफ़ा, तो हो सकता है वो पूरा चला दे। तो ये एक स्ट्रैटेजी है। इससे एक तो ये चीज़ पता लगती है कि अलकायदा खुद मीडिया के पास जाना चाह रही थी और ऐसे जर्नलिस्ट या कोई ऐसे लोग हैं जिनको खास तौर पे मिलना चाहती थी। बिल्कुल मिलना चाहती थी। उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसा ना करें तो हम दुनिया में कुछ ऐसे जर्नलिस्ट को अपना ये पैगाम दे सकते हैं जो अलकायदा पे स्टोरीज़ करते रहते हैं। इसमें अमेरिका से सीमोर हर्श का नाम है, जेरी वैन डाइक का नाम है। ये वो लोग हैं जिनके हम आर्टिकल्स पढ़ते रहते हैं। पाकिस्तान से हामिद मीर, सलीम साफ़ी जो जरगा प्रोग्राम करते हैं जियो चैनल पे, बाकायदा लिखा हुआ है जरगा एट जियो चैनल। रहीमुल्ला यूसुफजई जो माहिर माने जाते हैं अफ़गानिस्तान के और नॉर्दर्न एरियाज़ के, जमाल इस्माइल, इन सब के बाकायदा नाम लिए गए हैं और कहा गया कि हम इनको और दुनिया में कुछ और सहाफ़ियों के नाम लिए गए, हम इनके ज़रिए कोशिश करेंगे, इनको स्टोरी देंगे और देखते हैं फिर वो कैसे कवर करते हैं। ऑलराइट, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक सारा छोटी सी बात अगर हमारे पास वक्त हो आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने ये भी कहा है कि जिहादी फोरम्स पे खाली रिलाय ना किया जाए, क्योंकि वहाँ पे जो अल्फाज यूज़ होते हैं मुसलमान उनसे ज़रा खुश नहीं हैं और बहुत सारे मुसलमान या तो उन्हें देख नहीं सकते। तो मैस मीडिया से हम अपना पैगाम पहुँचाएँ और ऐसे तरीके से पहुँचाएँ कि जो हम कहना चाहते हैं लोग वही सुनें और आम लोगों में मकबूल होने की एक कोशिश की जाए। वेरी इंटरेस्टिंग। इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में ज़ाहिर है बहुत सी बातें सामने आती रहेंगी जो हम भी कोशिश करेंगे कि अपने शो में आपके लिए लाते रहें। उसामा बिन लादेन की हलाकत के 1 साल बाद अब अफगानिस्तान देरपा अमन के कितना करीब है, इसके बारे में आइए देखते हैं मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट। अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन की हलाकत के 1 साल बाद अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने अफगानिस्तान की बगराम बेस से अपनी कौम के लिए टेलीविज़न खिताब किया और ये अज़्म दोहराया कि उनका मकसद अलकायदा को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना है। इसी दौरे में सदर ओबामा ने आधी रात को काबुल के सदारती महल में अफगान सदर हामिद करज़ई के साथ एक स्ट्रेटेजिक मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसके तहत अमेरिका अफगानिस्तान को 2014 के बाद 10 साल तक दहशतगर्दी से मुकाबले और दीगर शोबों में मदद देगा। स्टीवन टेनकेल अमेरिकन यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और दहशतगर्दी पर कई किताबें लिख चुके हैं। उसामा बिन लादेन की हलाकत ये पैगाम देती है कि अमेरिका फतह की तरफ गामजन है, लेकिन जब तक अलकायदा के दहशतगर्द इलाके में मौजूद हैं और उनके दोबारा इकट्ठे होने के खदशात ख़त्म नहीं होते, उनका असर अमेरिका के एग्जिट प्लान पर होगा। अमेरिका और नेटो 2014 तक अपनी लड़ाका फौजें अफगानिस्तान से निकालना चाहते हैं और अफगानिस्तान में देरपा इस्तेहकाम लाने की खातिर तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान बातचीत के हक में हैं, लेकिन तालिबान नेटो और अफगान अफवाज पर अपने हमले जारी रखे हुए हैं। बुध की सुबह जब सदर ओबामा अफगानिस्तान की फ़ज़ाई हदूद से निकले ही थे कि काबुल में गैर मुल्कियों के कंपाउंड के गेट पर एक गाड़ी के जरिए खुदकुश हमला किया गया। बाज़ अमरीकी और अफगान नाक़दीन के मुताबिक इन हमलों की प्लानिंग पाकिस्तान के कबायली इलाके नॉर्थ वज़ीरिस्तान में होती है।
پاکستان اس قسم کے الزامات کی تردید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ کسی بیرونی دباؤ پر شمالی وزیرستان میں آپریشن نہیں کرے گا۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان کسی قسم کا معاہدہ ہو جانے کے بعد بھی خطے میں موجود دیگر جنگجو تنظیمیں کسی خلا کی منتظر رہیں گی اور اپنی کارروائیاں جاری رکھنے کی کوشش کریں گی۔ سٹیون ٹنکیل کے مطابق القاعدہ اب اپنے لیے ایک محفوظ ٹھکانے کی تلاش میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ پر حملہ کرنے کی سوچ ابھی بھی موجود ہے، حالانکہ ایسا کرنے کی صلاحیت کمزور ہو چکی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ القاعدہ اس وقت اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ جیسے جیسے افغانستان کی سیکیورٹی ذمہ داریاں افغان فورسز کے حوالے کی جا رہی ہیں، طالبان حملوں میں شدت آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ یہ سوال بھی اٹھ رہے ہیں کہ کیا افغان سیکیورٹی فورسز اتنے بڑے ملک کے دفاع کا انتظام سنبھال سکیں گی؟ محمد عاطف، اردو VOA، واشنگٹن۔ Can we technically call you a Pakistani American congressman? You're right. I was born in Karachi, and I'm very committed to trying to make sure we have strong ties between the people of the United States and the people of Pakistan. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، جس کے بعد آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک بہت ہی باہمت انسان سے جو اپنی معذوری کو اپنی کمزوری نہیں بننے دے رہا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، we'll be right back۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں خبروں سے آگے۔ پاکستان میں گھر کے بچوں اور بڑے بوڑھوں کی ذمہ داری اکثر مل کر اٹھائی جاتی ہے، اور امریکیوں کے بارے میں عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ شاید اپنی زندگی میں اتنے مصروف رہتے ہیں کہ دوسروں کی دیکھ بھال کرنے کا وقت ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ عائشہ خالد ہمیں ملوا رہی ہیں کچھ ایسے امریکی خاندانوں سے جو نہ صرف اس تاثر کو غلط ثابت کرتے ہیں بلکہ ان لاکھوں لوگوں میں شامل ہیں جو دوسروں کی مسلسل مدد کرتے کرتے خود بھی ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہے ہیں۔ صبح سویرے اٹھنا ڈاؤن خاندان کا روز کا معمول ہے۔ 7 سالہ ایوا اپنی اسپیشل الیکٹرک کوٹی پہنتی ہیں۔ یہ ایوا کے پھیپھڑوں کو متاثر کرنے والے سسٹک فائبروسس نامی موروثی مرض کی تھراپی ہے۔ یہ مرض جان لیوا انفیکشنز پیدا کر سکتا ہے۔ اس سے جسم کی غذا کو جذب کرنے کی صلاحیت میں بھی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ اس کا کوئی علاج نہیں۔ ایوا کو یہ تھراپی دن میں 2 بار کرنی ضروری ہے۔ وہ اپنے والدین کی نگرانی میں ادویات کی ایک بڑی مقدار بھی روز لیتی ہیں۔ جیلین اور فلپ ڈاؤنز ان لاکھوں امریکیوں میں سے ہیں جو معذوری کا شکار بچوں، بزرگ یا دائمی بیمار خاندان کے افراد کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ سوزین منٹس نیشنل فیملی کیئر گیورز ایسوسی ایشن کی صدر ہیں۔ یہ تنظیم انہوں نے 1990 کی دہائی کے شروع میں اپنے شوہر کے ملٹیپل سکلیروسس نامی مرض کی تشخیص کے بعد قائم کی تھی۔ اپنے شوہر کی روزمرہ کی ضروریات کا خیال رکھنے والی سوزین اعتراف کرتی ہیں کہ اس سے ان کا تعلق تناؤ کا شکار ہے۔ میں کئی دفعہ شدید ڈپریشن کا شکار ہوئی، لیکن میرے خیال سے آخر کار ہم نے ایک دوسرے سے بہتر انداز میں نمٹنے کا طریقہ ڈھونڈ ہی لیا۔ سوزین منٹس کے مطابق جب انہوں نے اس سلسلے میں مدد لی تو حالات بہتر ہو گئے، اور یہ وہ پیغام ہے جس پر امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کی حالیہ رپورٹ میں زور دیا گیا ہے۔ واشنگٹن میں اس رپورٹ کے شائع ہونے کے موقع پر ذہنی دباؤ سے متعلق مسائل کے علاج کی ماہر کیتھرین نوڈل نے اس جانب اشارہ کیا کہ تیماردار کسی سپورٹ نیٹ ورک کی مدد سے بہتر کام کر سکتے ہیں۔ خاندان کے افراد، دوستوں اور کمیونٹی کی مدد سے ان لوگوں میں تنہائی پسندی کی علامات میں کمی، ذہنی دباؤ سے نمٹنے کی بہتر حکمت عملی، ڈپریشن، الجھاؤ اور دائمی بیماریوں کے رسک میں کمی دیکھی گئی۔ جیلین اور فلپ ڈاؤنز اس نیٹ ورک کے فوائد سے آگاہ ہیں۔ وہ سسٹک فائبروسس کے کیئر سینٹرز اور اس مرض کے علاج کی تلاش کے لیے فنڈز اکٹھے کرنے والوں کی مدد لیتے ہیں، لیکن اس سے بھی اہم خود ان کا ایک دوسرے کی سپورٹ ہونا ہے۔ ذہنی دباؤ سے نمٹنے کا کوئی جادوئی فارمولا تو ہم نہیں بنا پائے، لیکن یقیناً گفتگو اس کا ایک اہم حصہ ہے۔ ہم میاں بیوی کی اس حوالے سے ایک ہی سوچ ہے۔ ہم ایوا کی اور خود اپنے معاملات کی دیکھ بھال کے لیے ایک دوسرے سے اتفاق کرتے ہیں۔
एवा की दायमी बीमारी और अब एक और बच्चे की जल्द ही आमद का मुंतजर ये खानदान अच्छी तरह जानता है कि इनकी परेशानियां खत्म होने से कहीं दूर हैं, लेकिन वो इनसे बखूबी निमटने के बारे में पूरे तमाद हैं। Have a great one, honey. See you later. See you after school. रोज़ैन स्क्रबल के साथ आयशा खालिद, उर्दू VOA। अगर आप भी अपने इर्द गिर्द के मसाइल के बायस ज़हनी दबाव महसूस कर रहे हैं तो पीर की शाम ज़रूर ट्यून इन कीजिएगा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे एक माहिर नफ्सियात जो इन्हीं मसाइल के हल पर आपसे तफसीली बात करेंगे। सो पीर की शाम को डोंट मिस दैट शो। और अगर ज़हनी या जिस्मानी माजूरी को आप कमज़ोरी की निशानी समझते हैं तो इस वक्त अब्दुल अजीज़ खान आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवा रहे हैं जो एक टांग से महरूम होने के बावजूद जिu-जित्सु के मार्शल आर्ट में अपनी ताकत का बेमिसाल मुजाहरा कर रहे हैं। लेट्स चेक इट आउट। स्टाफ सार्जेंट टाइलर एंडरसन किसी ज़माने में कुश्ती लड़ा करते थे। एक टांग से जिu-जित्सु इनके लिए आसान नहीं था। When I first started doing jiu-jitsu without a leg, जब मैंने बगैर टांग के जिu-जित्सु की तो मुझे मालूम हुआ कि मेरे पास जिस्म को कंट्रोल करने की सलाहियत नहीं रही थी जो पहले हुआ करती थी। एक टांग से मैंने अपने जिस्म को सहारा देना कभी सीखा ही नहीं था। I didn't have much of it. With the leg, I hadn't really learned how to use my body weight again. इन्होंने अपनी टांग अफगानिस्तान के सूबे कंधार में गश्त के दौरान खोई। We sent a team around for security. हमने एक टीम को इलाके को दहशतगर्दों से खाली करने के लिए भेजा। मैं सड़क क्लियर करने गया। इसके बाद मैंने अपनी टीम को आगे बुलाया। उस वक्त मेरा पैर उस बारूदी सुरंग पर से उठा जिस पर मैं चलता जा रहा था। जब वो फटी तो मेरी टांग घुटने से नीचे तक अलग हो गई और मेरी एक उंगली भी कट गई। इसके अलावा मेरी कमर पर भी काफ़ी जख्म आए। ये अस्पताल में थे जब इन्हें जिu-जित्सु करने का ख्याल आया। Once you get injured, you come to the hospital. जब जख्मी होने के बाद आप अस्पताल में होते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी छोड़कर व्हील चेयर में बैठना कोई आसान काम नहीं। मेरे लिए जिu-जित्सु अपने जहन को साफ रखने का एक ज़रिया है। बग़ैर टांग के यही ज़िंदगी एक बिल्कुल मुख्तलिफ तजुर्बा मालूम होती है और ये सोच कर तो खौफ भी आता है कि अब आप वो सब कुछ नहीं कर सकेंगे जो पहले मामूल के तौर पर किया करते थे। It's a little scary to think that you might not be able to do the active things that you used to do. खानदान और दोस्तों के अलावा इनके पास एक और शख्स भी आया। इसका नाम था लुइस पेंटोया। Louise himself, came to the hospital. लुइस खुद मेरे पास आया और उसने पूछा कि क्या तुम जिu-जित्सु सीखना चाहते हो। मैं बहुत खुश हुआ। इसी किस्म के लोग होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं और हमें दिखाते हैं कि माजूर होने के बावजूद आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो लोग आम तौर पर किया करते हैं। But you can still do the things that everybody else does. लुइस वाशिंगटन डीसी की वॉल्टर रीड मेडिकल फैसिलिटी में जिu-जित्सु किया करते थे। यहाँ जख्मी जंगी फौजी इलाज के लिए आते थे। मैं इसके साथ पिछले 6 माह से काम कर रहा हूँ। वो बहुत मेहनती है और बहुत जल्द सीखता है। लोगों में इस तरह की तब्दीली देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने देखा है कि लोगों की ज़िंदगी जिu-जित्सु ने कैसे तब्दील की है। मेरे तकरीबन तमाम दोस्त मुझे जिu-जित्सु से ही मिले हैं। मैं जानता हूँ कि ये लोगों में कितनी बड़ी तब्दीली ला सकती है। ये ना सिर्फ लड़ने का अंदाज़ है बल्कि ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका भी। इसीलिए मैं ये ज़ख्मी फ़ौजियों तक ला रहा हूँ। वो कहते हैं कि अपाहिज लोगों को जिu-जित्सु की तरबियत देने के कुछ और चैलेंज भी हैं। मुझे सोचना पड़ता है कि एक मखसूस दाव इनसे कैसे लगवाया जाए। इनका बैलेंस वो नहीं जो आम आदमी का होता है। वो कहते हैं कि इन क्लासों से इन्होंने खुद भी बहुत कुछ सीखा है। मैं आपसे सच कह रहा हूँ, ये मेरे लिए भी सीखने का एक अनोखा मौका है। हम एक दूसरे से अपने ख्यालात तब्दील करते हैं और इनसे मैं खुद एक जिu-जित्सु करने वाले की हैसियत से बेहतर हुआ हूँ। लुइस की दोस्ती और तरबियत से एंडरसन की सेहत बेहतर होनी शुरू हो गई है। इन्होंने अपने नए जिस्म को मुख्तलिफ अंदाज में इस्तेमाल करना सीखना शुरू कर दिया है। Really, the biggest thing is just get out there and do it. सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप बाहर निकलें और कोशिश करें। हार कभी ना मानें। हर हालत में कोशिश करते रहें। अराश अरब असादी के साथ अब्दुल अजीज़ खान, उर्दू VOA। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और अगर आपने कभी ये सोचा है कि सर्कस के लोगों की ज़िंदगी कैसी होती है तो आज हमारे पास उसका भी जवाब है जो हम आपको दिखाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। सर्कस की अनोखी दुनिया में आपको ले जाएंगे कुछ ही लम्हों में। पहले बात करेंगे एक ऐसी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के बारे में जो अब नए तरीके से इस्तेमाल की जा रही है। GPS या सिमत और रास्ते बताने वाले आले गाड़ियों में नए नहीं हैं, लेकिन मदीहा अनवर बता रही हैं कि यही आला अब अमेरिका में किसान काश्तकारी के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, अपना खेत ढूंढने के लिए नहीं, बल्कि उसके कोने कोने के बारे में दुरुस्त मालूमात रखने के लिए। लेट्स टेक अ लुक। ये खेत वाशिंगटन से 1.5 घंटे की मुसाफत पर रियासत वर्जीनिया में किसान ब्रैड यूस्टेस का है। वो अपने खेत की खुदाई सिमत बताने वाले एक आले GPS लगे हुए ट्रैक्टर की मदद से कर रहे हैं। ट्रैक्टर में लगी ये GPS डिवाइस जमीन के गिर्द घूमने वाले सैटेलाइट से सिग्नल्स मौसूल करती है। GPS ब्रैड को ये बताता है कि खेत के किस किस हिस्से में हल चल चुका है और किस जगह पर हल चलना भी बाकी है। इस रहनुमाई की वजह से अब फसलों को खाद देने का अमल आसान और फसलों को बिल्कुल दुरुस्त मिक़दार में खाद देना भी मुमकिन हो गया है। किसान जिमी मैसिक कई रोज के बाद अपने खेत में GPS लगे ट्रैक्टर के साथ वापस आए हैं। जब आप वापस आते हैं तो मशीन की मदद से हल चलाई हुई जमीन के ऊपर बीज बआसानी काश्त कर सकते हैं। इतनी आसानी और बिल्कुल ठीक जगह पर बीज की बुवाई से खाद का खर्चा निस्बतन कम हो गया है। कम खाद इस्तेमाल करने का मतलब खाद के खर्चे में कमी है। मैसिक कहते हैं कि उनके लिए खाद का खर्च पहले से काफी कम हो गया है और उनके 600 हेक्टेयर के रकबे पर फैले फार्म पर खाद के कम खर्च का मतलब हजारों डॉलर्स की बचत है। वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी में खेती बाड़ी के माहिर टिम माइस कहते हैं कि खाद में मौजूद अज्जा पानी की आलूदगी की एक बड़ी वजह है। कम खाद का इस्तेमाल पानी को आलूदा होने से भी बचा सकता है। अगर हम सिर्फ इतनी खाद इस्तेमाल करें जिसकी जरूरत है, इसका मतलब है कि पानी में इस खाद के कम अज्जा शामिल होंगे। जिमी मैसिक अपनी फसलों पर कीड़े मार अद्वियात के छिड़काव के वक्त भी GPS लगा ट्रैक्टर इस्तेमाल करते हैं। अक्सर आपको पता नहीं होता कि कौन सी जगह पर स्प्रे हो गया है। इस सिस्टम की वजह से आप बेशक अगले दिन आए या अगले महीने आप उस जगह से शुरू कर सकते हैं जहां आपने छोड़ा था। GPS टेक्नोलॉजी की मदद से बड़े पैमाने पर खेती बाड़ी करने वाले किसानों के लिए हल चलाना आसान हो गया है। आपको अंदाजा हो जाता है कि खेत में किस जगह ज्यादा पैदावार हो रही है और किस जगह पर कम। दुनिया भर में खाद और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और दुनिया में खुराक की ज्यादा मांग की वजह से माइस कहते हैं कि अब कम वसाइल में ज्यादा फसल काश्त करना जरूरी हो गया है। हर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी चाहता है जिसके बदौलत आप कम वसाइल में ज्यादा फसल काश्त कर सकें। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें जिस्मानी तौर पर मुशक्कत किए बगैर आप न सिर्फ माहौल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना सकते हैं बल्कि अपना खर्चा भी कम कर सकते हैं। स्टीव बैरागोना के साथ मदीहा अनवर, उर्दू VOA। ऑलराइट, अब चलते हैं सर्कस की अनोखी दुनिया में। पाकिस्तान में तो सर्कस अब बहुत ही कम नज़र आता है, लेकिन अमेरिका में रिंगलिंग ब्रदर्स एंड बार्नम एंड बेली, जो कभी 2 अलहदा सर्कस कंपनियां हुआ करती थीं, तकरीबन 125 साल से लोगों को एंटरटेन कर रही हैं। आज नदीम याकूब हमें ले जा रहे हैं बिहाइंड द सीन्स, ये देखने कि इस सर्कस में काम करने वाले अपनी ज़िंदगी कितने मुनफरद अंदाज से गुजारते हैं। रिंगलिंग ब्रदर्स एंड बार्नम एंड बेली के नए शो का नाम ड्रैगन्स है। सर्कस में काम करने वाला एक फनकार जोनाथन आइवरसन है, जिसने 10 साल पहले सर्कस के साथ काम शुरू किया था। उन्होंने सर्कस कंपनी की तारीख और इसके दुनिया में सबसे बड़ा शो होने के दावे की वजह से इसमें मुलाजमत का फैसला किया। कंपनी के हैरान कुन होने की एक वजह इसकी दुनिया में सबसे बड़ी निजी ट्रेन का मालिक होना है। मुझे इस ट्रेन से प्यार है। 350 फनकार, मुलाजिम, इंतजामिया और जानवर अमेरिका भर में इस ट्रेन से सफर करते हैं। 1.5 किलोमीटर से ज्यादा लंबी ट्रेन में 60 बोगियां हैं और साल के 11 महीने ये मुल्क में घूमती है। जोनाथन के साथ इस ट्रेन में उनकी अहलिया और 2 बच्चे भी उनके साथ होते हैं। ट्रेन में दूसरे खानदानों की तरह वो रोजमर्रा के काम और जिंदगी का काफी अरसा अपनी बोगी में गुजारते हैं। इसमें बहुत मज़ा आता है। हमें एक तरह से हर हफ्ते ही छुट्टियां गुजारने का मौका मिलता है। हम हकीकत में मुल्क देख रहे हैं। अमेरिका वाकई बहुत खूबसूरत है। एलेक्स बानी, जो सर्कस में जोकर हैं, इस बात से इत्तफाक करते हैं। आप ट्रेन पर सफ़र करते हुए मैदानों से शहरों की तरफ जाते हुए मुल्क के बहुत से इलाके देखते हैं। इस सर्कस में काम करने से सबसे बड़ा फ़ायदा ट्रेन में सफ़र करना ही है। ट्रेन में खानदानों के लिए मखसूस 32 बोगियों में पायकार भी शामिल है, जिसमें किचन और खाने का कमरा है। यही लोग एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं। माइकल वॉन अपने 6 साथियों के साथ मुसाफिरों के लिए खाना तैयार करते हैं। वो कहते हैं कि ये एक बड़े खानदान के लिए दावत करने की तरह है।
I mean, everybody here works together. यहाँ पर सब फनकार और जोकर सब मिलकर एक खानदान की तरह ही काम करते हैं। Writers, everybody, we work together as a family. माइकल हर सर्कस के मुकाम पर एक और किचन बनाते हैं और शो के बाद कंपनी के मुलाजमीन के लिए एक दावत करते हैं। वालदैन जब सर्कस में काम कर रहे होते हैं तो बच्चे एक क्लासरूम में पढ़ाई करते हैं। इन बच्चों को पढ़ाकर मुझे लगा कि ये बच्चे आम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों से बेहतर हैं, क्योंकि छोटा ग्रुप होने की वजह से हम हर एक पर ज्यादा तवज्जो दे सकते हैं। 7 साला सोफिया को स्कूल पसंद है। It's fun. I get to meet a lot of new people. ड्रैगन सर्कस कंपनी का 142वां शो है और इसमें दुनिया के 18 ममालिक से फनकार शामिल किए गए हैं। ब्राज़ील के पाउलो डॉस सांटोस सर्कस में करतब करते हैं और आज शो के आगाज से पहले वो बेटों की सालगिरह मना रहे हैं। ये एक अच्छा मौका है कि इसके लिए सभी लोग शरीक होंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ सब मेरे और बच्चों के दोस्त हैं। हम मिलजुल कर रहते हैं। किसी स्टेशन पर ट्रेन जब रुकती है तो मुसाफिरों को शहरों या कस्बों में घूमने का मौका मिल जाता है। ट्रेन मुलाजमीन की गाड़ियों को भी साथ घुमाती है। जोनाथन कहते हैं कि सर्कस ट्रेन ऐसे ही है जैसे जिप कोड के बगैर कोई शहर। ये हमारा घर है, मगर इसके इर्द गिर्द का मंजर बदलता रहता है। आज घर के पीछे हर्शीज पार्क है, मगर कल ग्रैंड कैनियन होगा। ये इसके जादू का कमाल है, मगर हम जहाँ भी हों हमेशा घर में ही होते हैं। और यही वजह है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में इस्तेहकाम का एहसास होता है। जुनसो के साथ नदीम याकूब, उर्दू VOA। वाह, आपने देखा सर्कस की ज़िंदगी कितनी एडवेंचरस होती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि एडवेंचर सिर्फ यंग लोगों के लिए होता है तो भारत के शहर जयपुर के पस मंज़र में बनने वाली एक नई इंग्लिश मूवी शायद आपकी राय कुछ बदल दे। इस फिल्म का नाम है द बेस्ट एक्सोटिक मैरीगोल्ड होटल। इसमें क्या कुछ होता है ये बता रही हैं आमना खान। यह कहानी है 7 बरतानवी शहरियों की जो भारत के शहर जयपुर का रुख करते हैं। रिटायरमेंट के बाद एक नई जिंदगी का आगाज करने की ख्वाहिश, या एक भरपूर जिंदगी की तलाश, या तलाश अपने कुछ पुराने जानने वालों की। इन शहरियों को यकीन है कि भारत में इनकी ये तमाम ख्वाहिशें पूरी होंगी। और जब वहाँ बेस्ट एक्सोटिक मैरीगोल्ड होटल मौजूद है तो फिर घबराहट किस बात की। This building is 100% ship-shape condition. लेकिन ये होटल इनकी तवक्कुआत से बहुत मुख्तलिफ निकलता है। We fund you completely. You will? And most definitely will straight away in 3 months, okay? टीम जूडी डेंच ने इस फिल्म में बेवा खातून एवलिन का किरदार अदा किया है। इनके मुताबिक एवलिन का किरदार इनसे बहुत मुख्तलिफ नहीं। वो भारत से जिस तरह मुतासिर होती है, मुझे ये दिखाने के लिए एक्टिंग का सहारा बिल्कुल नहीं लेना पड़ा। इस मामले में मुझ में और इस किरदार में कोई फर्क नहीं था। लेकिन फिर एवलिन ब्लॉगिंग करती है जो मैं नहीं कर सकती। मुझे तो सही तरह इस्त्री भी नहीं करनी आती। टॉम विल्किंसन ने फिल्म में ग्राहम डैशवुड का किरदार अदा किया है। अपनी जिंदगी को एक बंद दायरे की शक्ल में देखने और इस दायरे को मुकम्मल करने की ख्वाहिश का तस्वर मुझे पसंद आया। मेरा किरदार अपने जाने पहचाने भारत जाता है ताकि वो अपने एक पुराने दोस्त को तलाश कर सके। लेकिन फिल्म में ये किरदार अदा करने के बावजूद ये अदाकार खुद रिटायरमेंट के ख्वाहिशमंद बिल्कुल नहीं। काम करते हुए कभी कभी मैं सोचता हूँ कि बस बहुत हो गया, अब मैं बोर हो गया हूँ। लेकिन फिर कोई नई चीज़ शुरू हो जाती है और बोरियत ख़त्म। मैं ये काम छोड़ने का सोच भी नहीं सकता क्योंकि मैंने सारी उम्र यही काम किया है। मैं और कुछ नहीं कर सकता। और अगर गौर किया जाए तो ये फिल्म वाकई रिटायरमेंट के बारे में नहीं है, बल्कि इस फिल्म का पैगाम ये है कि ख्वाब कुछ भी हो, उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं आपका अगला कदम आपको किस कारनामे की तरफ ले जाए। आमिना खान, उर्दू VOA, वाशिंगटन। ये था हमारा आज का शो। इसके बारे में आप हमें अपनी राय दे सकते हैं फेसबुक के जरिए। हमारा यूज़र नेम है VOA उर्दू। अब हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। Keep your mic on. Keep your mic on. Told you. Item 20.